हाँ तो बच्चे लोग कैसे, बढ़िया ना सर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अपना पिछली क्लास से हम लोगों ने मैकेनिक्स स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है हमारी, जो हम लोग ये मोशन ऑब्जेक्ट का एनालाइज करते हुए जो बेसिक एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या ज़रूरत है मोशन को स्टडी करने से पहले। जब पढ़ने भी बैठते हैं तो पहले देखते हैं ना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसकी बुक चाहिए, नोटबुक चाहिए, पेन पेंसिल। ऐसे ही हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जनरली यही डिस्कस किया था कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे तो किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ही चाहिए जिसके मोशन को हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वर होना चाहिए जो देखेगा मोशन को, ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा। फिर तीसरी बात, घड़ी होनी चाहिए क्योंकि मोशन तो टाइम के रिलेटिव भी स्टडी किया जाता है। और एक सुटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मोशन का एनालिसिस क्या आएगा, स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, है ना। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ऑब्जेक्ट का मोशन हमको कैसा अपीयर होगा, हम क्या देखेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कहां से देख रहे हो। एक ही ऑब्जेक्ट के मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग ऑब्जर्व हो सकती हैं, अलग अलग अपीयर हो सकती हैं फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आपके पास बहुत सारे अवेलेबल होंगे कि भाई एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, कहीं से भी देख सकते हो। एक बस पे मान लो एक बस जा रही है, बस चलती हुई बस पर आप बैठ सकते हो। मून को आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो, सन को आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो, किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट को आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हो। हर पोजीशन के रिलेटिव, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव मोशन डिफरेंट अपीयर होता है। तो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट करें? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो सिलेक्ट करना होता है जिससे ऑब्जेक्ट का मोशन सिंपलेस्ट अपीयर हो ना। भाई हमको मोशन एनालाइज करना है तो हमारा काम आसान हो जाना चाहिए, तो हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा लेना होता है जिससे कि ऑब्जेक्ट के मोशन का एनालिसिस हमारे लिए इजी हो जाए। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था दैट व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर एनालिसिस। हमारे अस्त्र क्या होंगे अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करना है, तो क्या बेसिक एलिमेंट्स हमको चाहिए होंगे। तो वो हमने डिस्कस किए थे पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में। अब देखिए, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, हालांकि डेफिनेशन मुझे आपको अभी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने भी डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन मैं यहां पर थोड़ी एक बेसिक डेफिनेशन, बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं मैं यहां पर, है ना। बाकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनका मतलब डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन है वो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने के बाद वापस इनको एक बार बहुत डिटेल में अच्छे से हम लोग डिस्कस करें। अभी देखिए, जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस यूनिवर्स में कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लेते हो, कोई भी सिस्टम, जिस सिस्टम के रिलेटिव आप ऑब्जेक्ट के मोशन को अपीयर करोगे, तो वो सिस्टम, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है। अब देखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो जैसा नाम सजेस्ट करता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है ना, मटेरियल ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, वो होल्ड करती है। इनर्शिया समझते ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करता है इनर्शिया को, दैट एनी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स
कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये कहते हैं ना कि भाई एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता रहेगा, अगर सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन के अलोंग मूव करता रहेगा, तब तक जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करोगे। तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि एक ऑब्जेक्ट की खुद की कैपेबिलिटी नहीं होती है। एक ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि वो खुद से अपने आप से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अपनी इंटरनल है ना एनर्जी की बेसिस पर या उसका जो भी इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं, इंटरनली वो खुद ब खुद अपने आप किसी भी तरह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मतलब रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता। मोशन में वो तभी आएगा जब वो बाहर दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा। वो ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में, उसकी सराउंडिंग्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट से वो इंटरेक्ट करे, वो ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा, फिर ये रेस्ट से मोशन में आ सकता है। ऐसा ही अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है तो ना तो वो अपनी स्पीड को घटा बढ़ा सकता है खुद से, ना ही वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है खुद से। इसके लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्स ही ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटा बढ़ा सकती है या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना ऑब्जेक्ट की, this inability of the object that it cannot change its own state of rest or its own state of uniform motion, this inability is termed as inertia। तो ये प्रॉपर्टी जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है वो फ्रेम इनर्शियल है, नहीं करती है तो नॉन इनर्शियल। ठीक है, और अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बात करें तो मैं ये कह सकता हूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिनमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड करता हो, और नॉन इनर्शियल वो है, ऑब्वियसली इसका नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाएगा, जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या न्यूटन्स लॉज भी कह सकते हैं आप, जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इनवैलिड, हाँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड ना करें। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करें या न्यूटन सेकेंड लॉ की भी बात करें, दोनों से सेम कंक्लूजन आता है दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर एक ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही रहेगी, या अगर उसकी वेलोसिटी v है तो v ही रहेगी। ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा बढ़ेगा, मतलब ना तो उसकी स्पीड घट बढ़ सकती है, ना ही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकती है फोर्स के बिना। तो इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो मतलब एक्सेलरेशन जो होगा dv by dt वो जीरो आएगा, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन जीरो। तो इसका मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, ऑब्जेक्ट अपनी उसी स्टेट में रहता है जिसमें वो है इनिशियल, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही हो तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा होता है किसी फ्रेम से ऑब्जर्व करने पर ऐसा अपीयर होता है आपको, तो वो फ्रेम आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ही वो फ्रेम आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर ऐसा नहीं होता है, आप देखते हो कि किसी भी एक फ्रेम से हम देखें एक ऑब्जेक्ट पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है वो तो जीरो है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है जो dv by dt होगा वो जीरो नहीं है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो फ्रेम हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, ये बात आई समझ में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, वैलिड है तो इनर्शियल फ्रेम, नहीं वैलिड है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा वो। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपने इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं।
अगर मैं आपसे कहूं कि प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली नो फ्रेम इज एक्चुअली इनर्शियल इन दिस यूनिवर्स। एक्चुअली इस यूनिवर्स में इनर्शियल फ्रेम जैसा कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं, ठीक? ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो एक्सटर्नल फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो आना चाहिए, ठीक है? तो हमको इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना अपीयर होना चाहिए? जीरो। क्यों? क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब मैं इसको अर्थ पर या किसी एक ऐसे फ्रेम से ऑब्जर्व करता हूं जो फ्रेम खुद एक्सेलरेट कर रहा है ना, और उसका एक्सेलरेशन ए है। तो मान लो देखो जैसे ये फ्रेम इधर की तरफ जा रहा है, देखते ना कि जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, हम ट्रेन में बैठे हुए अगर मान लो ट्रेन को पूरे कर्टेन से हम लोग ढक दें और सिर्फ एक छोटी सी खिड़की खुली रहने दें, पूरे ट्रेन को कर्टेन से ढक दिया जाए और सिर्फ एक ओपनिंग, एक विंडो जो है वो खोल दी जाए, और ट्रेन इतना स्मूथली चल रही हो कि कहीं कोई झटका नहीं आए, समझो ना, कहीं कोई झटका नहीं आए, परफेक्ट स्मूथ मोशन है ना। तो आप अगर बाहर झांकोगे ना खिड़की से, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो ट्रेन है वो चल रही है या बाहर जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं वो चल रही हैं। कई बार जब हम बहुत ज्यादा खो जाते हैं, मान लो ट्रेन में बैठे हुए, अगर आप बैठे हो ट्रेन में, आपने ट्रेवल किया हो, तो हम जब बहुत ज्यादा खो जाते हैं और बाहर खिड़की से देखते हैं तो हमको लगता है जैसे बिल्डिंग पीछे की तरफ जा रही है, ये जो पेड़ है ये पीछे की तरफ जा रहा है ना। ऐसा ही होता है जब भी हम किसी फ्रेम में होते हैं। जैसे मैंने अर्थ का बताया ना कि अर्थ जो है वो कंटिन्यूअसली अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। और आप जब रात को सोते हो ना और सुबह उठते हो, इतने टाइम में अर्थ इस स्पेस में कई हजार किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होती है, और आप भी अर्थ के साथ उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होते हैं। लेकिन क्या कभी आपको फील होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप अर्थ पर ही हो। तो जब हम किसी फ्रेम में होते हैं, जब ऑब्जर्वर किसी फ्रेम में होता है ना, तो ना तो फ्रेम का कोई भी मोशन उसको अपीयर नहीं। उसका रीजन है भाई हम अर्थ पर हैं, तो हमारी वेलोसिटी भी वही है जो अर्थ की है, हमारा एक्सेलरेशन भी उतना ही है जितना अर्थ का है। तो हम अर्थ के साथ इक्विलिब्रियम में है ना, हम अर्थ के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जिस वेलोसिटी से, जिस डायरेक्शन के अलोंग, जितने एक्सेलरेशन से अर्थ मूव कर रही है, सेम उसी वही वेलोसिटी, वही एक्सेलरेशन, वही डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारी भी है। इसलिए हम अर्थ के मोशन को अपीयर नहीं, हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में हर एक चीज, एवरीथिंग इन दिस मींस सराउंडिंग, जो हमारे आसपास में एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें हैं वो सब उतनी वेलोसिटी से अर्थ के साथ साथ चल रहे हैं, है ना। ये पूरा एटमॉस्फेयर जो है, ये गैसियस एनवेलप, ये भी अर्थ के साथ उतनी वेलोसिटी से, उसी डायरेक्शन में, उतनी एक्सेलरेशन से चल रहा है। इसलिए हमको ये मोशन, कभी भी अर्थ का जो मोशन है वो फील नहीं होता है। तो जब भी कोई, ये बात ध्यान से समझ लेना, इसको बैठा लेना, गहन चिंतन करना। इस पर मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जब ऑब्जर्वर किसी फ्रेम में होगा ना, तो ऑब्जर्वर फ्रेम के रिलेटिव ऑब्जर्वर रेस्ट में होता है। भले से फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा हो, फ्रेम मूव कर रहा हो, लेकिन ऑब्जर्वर को वो कभी भी मोशन अपीयर नहीं होता। तो मान लीजिए हमारा फ्रेम जो है वो ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली हमारा रेस्ट में है, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन कितना अपीयर होना चाहिए हमको? उसका जीरो। लेकिन होगा क्या कि जब ये फ्रेम हमारा ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हमको तो मान लो जो भी ऑब्जर्वर है फ्रेम में, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि उसका फ्रेम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है इधर। उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कितने एक्सेलरेशन से? इसका एक्सेलरेशन माइनस ए आ जाएगा, है ना। उसको लगेगा कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है।
तो जब भी हम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट जो है वो बिना अनबैलेंस फोर्स के भी एक्सेलरेट करता हुआ अपीयर होगा। यही कारण है कि हम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा था आपसे कि इस यूनिवर्स में कोई भी फ्रेम जो है वो एक्चुअली इनर्शियल नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स जो है ना ये खुद एक्सेलरेशन में है। हम जानते हैं ना वो थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये यूनिवर्स जो है ये कंटिन्यूअसली एक्सपेंड होता जा रहा है। रिलेटिव दो स्टार्स के बीच में, दो प्लैनेट्स के बीच में, सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। एंड ईच एंड एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स इज एक्चुअली एक्सेलरेटिंग। हम जैसे अर्थ है, हम अर्थ को देखें तो अर्थ का भी तो रोटेशन है ना, अर्थ भी तो अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है। तो अगर अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है या अर्थ पर कोई भी फ्रेम है तो वो खुद अपने आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है अर्थ का। अर्थ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सर्कुलर पाथ में 9th क्लास में पढ़ा होगा ना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही लेकिन फिर भी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट मान लो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है वेलोसिटी का, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो उसकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना। अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। तो यहां भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है। ये जो एक्सेलरेशन है ये कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी फ्रेम लोकेटेड ऑन दिस अर्थ is actually a accelerating frame। क्यों? क्योंकि अर्थ के साथ साथ वो भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो ईच एंड एवरी फ्रेम ऑन दिस अर्थ इज ऑल्सो अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, इज एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। अगर इस स्पेस में कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, उसको हम अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे, अर्थ से देखेंगे तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट हमको सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है। तो हमको उस ऑब्जेक्ट को हमको सर्कुलर पाथ में हमको लगेगा कि भाई उस ऑब्जेक्ट का तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा होगा, जबकि उस ऑब्जेक्ट पर कोई नेट फोर्स नहीं एक्ट कर रही है। तो अर्थ इवन इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम, और कोई भी फ्रेम हम इस यूनिवर्स में इनर्शियल मान ही नहीं सकते। एक्चुअल परफेक्टली इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन है क्या कि कुछ हम लोग क्या कहते हैं अजम्पशंस अप्लाई कर लेते हैं। अजम्पशंस क्या कि भाई मान लो मैं अर्थ पे हूं, तुम भी अर्थ पर हो ना, तुम मुझको रेस्ट में अपीयर हो। क्यों? क्योंकि हम दोनों का जो एक्सेलरेशन है, हम दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है। जो अर्थ की वेलोसिटी एक्सेलरेशन है वही आपके भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। तो मैं और आप, हमारे एक्सेलरेशन क्या हो रहे हैं? कैंसिल आउट हो रहे हैं। हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आएगा, हमारे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आएगी जब तक आप रेस्ट में हैं, आप सिर्फ अर्थ सरफेस पे खड़े रहिए, है ना। तो अगर ये क्या है, अर्थ पर हम हैं और अर्थ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, इन दिस एटमॉस्फेयर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस अर्थ पे कोई भी फ्रेम लेके उसके मोशन को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उस फ्रेम को इनर्शियल मान लेते हैं कि भाई यहां पर क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह आएगा अर्थ का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोथ आर लोकेटेड इन दी सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब बोथ आर लोकेटेड इन दी सेम सिस्टम। आई बात समझ में? दूसरी बात ये भी एक अजम्पशन हम ये भी कह देते हैं कि भाई अर्थ का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह आता है ना, ड्यू टू रिवॉल्यूशन और ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वो बहुत कम होता है ना। अर्थ की रोटेशन की और स्पीड या अर्थ की रिवॉल्यूशन की स्पीड बहुत स्लो है, वो सॉरी एक्सेलरेशन बहुत कम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं। एंड हेंस वी कैन कंसीडर अर्थ एज एन इनर्शियल फ्रेम। जो भी है, जो भी अजम्पशन आप मान लो इसमें से, लेकिन ये है अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम अज्यूम करते हैं, अर्थ एक्चुअली इनर्शियल फ्रेम है नहीं। आ रही बात समझ में? ठीक, ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम आप समझे। इनर्शियल फ्रेम वो जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो, जहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो उसका एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं।
तो इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 और फिर भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता हुआ अपीयर हो, तो इसका मतलब जिस फ्रेम में आप खड़े हो वो फ्रेम नॉन इनर्शियल। ठीक है बच्चों, आई ये बात समझ में। तो अर्थ हालांकि वैसे तो नॉन इनर्शियल है, बट वी विल अज्यूम अर्थ टू बी इनर्शियल। अर्थ को इनर्शियल फ्रेम अज्यूम करके चले। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये तो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी होगी। चलिए अब हम इतना समझ गए कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मोशन के एनालिसिस में। ठीक है, अच्छा एक बात, चलिए बाकी तो मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर एक इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव एक और कोई और दूसरा फ्रेम है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, तो वो भी इनर्शियल होता है। हालांकि ये बात हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद जब वापस फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करेंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स डिस्कस करेंगे, तब हम इस बात को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और प्रूव भी करेंगे। ठीक है, चलिए अभी तो सिर्फ आप इतना ही समझिए कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है इन दी एनालिसिस ऑफ मोशन। वो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, उनकी भी अभी काइनेमेटिक्स में ऐसा एज सच कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत उनकी तभी आएगी जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपना मोशन का एनालिसिस स्टार्ट करें। चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने डिस्कस तो कर लिया, ठीक, लेकिन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम मतलब ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। भाई मान लो मैं तो एक ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने बताया, आपका जो ऑब्जर्वर है वो तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, आप क्या प्लेटफॉर्म ड्रॉ करोगे कि भाई प्लेटफॉर्म हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना? या आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ऑब्जर्वर बस में है, बस से देख रहा है ऑब्जेक्ट को, मूविंग बस से ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो बस जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो बस ड्रॉ करोगे क्या? इसका तो मतलब ही नहीं बनता है ना। तो कोई एक जनरल रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, जिससे कि रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि हमारी फर्दर जो एनालिसिस है ना, हमारा फर्दर जो एनालिसिस है, ये मैं बार बार एक्चुअली क्या है जाके मुझको देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलता रह जाता हूँ, पता चला वहां पर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, या कभी स्पेस भी कंप्लीटली फिल हो जाती है ना, तो अपने आप वो रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर दी, पता चला वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि या तो मोबाइल शुरू में स्विच ऑफ हो गया था, या फिर वो उसकी मेमोरी फुल हो गई। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि हाँ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो बार बार आपको बस, ट्रेन या जो प्लेटफॉर्म है, जो भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो, उसमें अपने आसपास की मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं आपको ड्रॉ करनी है ना। जो भी आपके आसपास में चीजें हैं वो ड्रॉ नहीं करनी होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका है। क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब ये ज्योमेट्रिकल तरीका है हमारा कि भाई हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें। कैसे? तो जहां पे भी ऑब्जर्वर लोकेटेड है, जहां पे भी ऑब्जर्वर लोकेटेड है, उस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ये यूनिवर्स 3 डायमेंशन है। अगर आप इस यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हो, है ना, तो इस पूरे यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा, आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ये पूरा यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स 3 डायमेंशनल है, तो आपको 3 डायमेंशंस लेनी पड़ेंगी मोशन के रिप्रेजेंटेशन के लिए, है ना। तो वही हम यहां पे करने जा रहे हैं कि हम जहां पर ऑब्जर्वर है उस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए
तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर ले वहां पर जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है वहां से, है ना। तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर ले। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्स वाई जेड। तो ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का ये जो सिस्टम है ना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का जो सिस्टम है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। आफ्टर द नेम ऑफ मैथमेटिशियन who discovered this, his name was René Descartes। उन्हीं के नाम पर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्यों कहते हैं वो भी समझाऊंगा मैं, वैसे भी आप जानते ही होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो ऑब्जर्वर जहां पर खड़ा है वहां पर खड़े होकर वो क्या करे, जो तीन डायमेंशंस हैं इस यूनिवर्स की, उन तीनों डायमेंशन को तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस से रिप्रेजेंट करे कि भाई ये डायमेंशन मेरी एक्स एक्सिस हो गई, है ना, कि ये डायमेंशन सामने वाली मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये वर्टिकल वाई एक्सिस हो गई, और ये इधर वाली जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। और जैसे ये एक्स है तो इससे पीछे इधर माइनस एक्स, ये माइनस वाई, ये माइनस जेड, ठीक है, जो भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो इस तरह से हम देखें इन तीनों, अगर मान लीजिए इन एक्सिस को मैं इधर और इधर भी माइनस इंफिनिटी तक, इधर प्लस इंफिनिटी तक, इसको भी माइनस इंफिनिटी प्लस, इसको भी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक हम अगर एक्सटेंड करते चले जाए तो पूरा यूनिवर्स इन एक्सिस के बीच में आ जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स कैन बी कंटेन्ड within the space or volume that will be occupied by, that will be bounded by these three mutually perpendicular axes। इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की हर एक चीज को हम इस स्पेस के अंदर बाउंड कर सकते हैं, उस स्पेस के अंदर लोकेट कर सकते हैं जो स्पेस इन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अंदर बाउंडेड है ना, अगर इनको अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम एक्सटेंड करें तो ये हमारा क्या होगा, इससे हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा ऑब्जेक्ट का, उसकी पोजीशन का, वो आसान रहेगा हमारे। तो सबसे पहले तो कि भाई ये यूनिवर्स थ्री डायमेंशन है, तो इससे थ्री डायमेंशनल सिस्टम लेना है, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हमने, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन एक्सिस हमने कंसीडर किए जो कि इस यूनिवर्स की कंप्लीट स्पेस को अपने अंदर बाउंड कर सकते, ठीक है। अब तो यही जो है ये ऑब्जेक्ट का फ्रेम कहलाएगा ना, यही फ्रेम का रिप्रेजेंटेशन है कि यहां पर ऑब्जर्वर है, जिस जगह पे भी अगर जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर मूव, मतलब अगर फ्रेम ऑब्जर्वर ऐसे फ्रेम में है जो मूव कर रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि ऑब्जर्वर, ये पूरा फ्रेम जो है उसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, या उसी डायरेक्शन में ये तीनों एक्सिस हमारे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहे हैं ना। पूरा फ्रेम हमारा उस गिवन डायरेक्शन के अलोंग, गिवन वेलोसिटी से, गिवन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। नहीं है, रेस्ट में है, तो वी विल कंसीडर द ओरिजिन टू बी एट रेस्ट, ठीक है। जरूरी, अच्छा ये भी जरूरी नहीं कि ऑब्जर्वर को आप ओरिजिन पर ही मानो, लेकिन अगर ऑब्जर्वर को आप ओरिजिन पे मानोगे ना तो आपका एनालिसिस आसान हो जाएगा, आसान सिंपल हो जाएगा, इजी आपके लिए। अदरवाइज आप चाहो तो ऑब्जर्वर को कहीं भी इस पूरे थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम में कहीं किसी भी जगह पे आप ऑब्जर्वर को अज्यूम, उसकी पोजीशन को अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है मोशन को एनालाइज करने की। तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि पता ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, मोशन तो हम तब मोशन को एनालाइज तो हम तब करेंगे, स्टडी तो हम तब करेंगे ना जब ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर रहा हो। और मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी जो स्टेट है वो स्टेट ऑफ मोशन है या स्टेट ऑफ रेस्ट है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसको तो हमने स्टार्टिंग में ही डिफाइन किया था कि भाई अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो हम कहेंगे वो मोशन में है, टाइम के साथ में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में। अच्छा, ये पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है वो तो तब बताएंगे ना जब पहले पोजीशन लोकेट करें। तो ज्योमेट्रिकली ऑब्जेक्ट की पोजीशन का कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाए, हाउ टू लोकेट द पोजीशन इन द स्पेस, और हाउ टू ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, तो वो हालांकि हम लोग वेक्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, काफी अच्छे से हमने पढ़ा था कि अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जनरली जो ऑब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स में, ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो डायमेंशनलेस होंगे और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डायमेंशन फाइनाइट होंगे। अच्छा, डायमेंशन से यहां मेरा मतलब लेंथ, ब्रेथ, वो यूनिट एंड डायमेंशन वाली डायमेंशंस नहीं है। डायमेंशन से यहां पे मतलब है उनकी लेंथ, विड्थ, हाइट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज 0 है, कोई लेंथ नहीं है, लेंथ 0 है, विड्थ 0, हाइट 0 है, तो ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं पार्टिकल। ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है पार्टिकल। और फाइनाइट साइज का जो फाइनाइट, जिसकी फाइनाइट लेंथ हो, फाइनाइट विड्थ हो, फाइनाइट हाइट हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है बहुत सारे पार्टिकल्स का सिस्टम। ठीक है, ये तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग अपने मोशन को, क्योंकि हमको अभी सबसे, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना, अभी हमको सबसे सिंपल रखनी है चीज, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोशन नहीं स्टडी करना है। अब जैसे अगर हम फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे बस है, मान लो एक बस मूव कर रही है, तो आपने देखा है कभी बस जब चलती है स्ट्रेट लाइन पाथ में तो ऐसे ऑसिलेट भी करती है ना, वाइब्रेशंस होती हैं बस में। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव करता है, जब एक प्रैक्टिकली कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उसमें वो मूव भी कर रहा है, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, भी समझेंगे हम लोग अच्छे से। ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी होता है, वाइब्रेशन भी होता है। तो एक्चुअल मोशन ऑब्जेक्ट्स का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो मोशन को आसान बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट की को डायमेंशन लेस अज्यूम करते हैं। हम मान लेते हैं कि मान लो ऑब्जेक्ट की लेंथ भी 0 है, विड्थ भी 0 है, हाइट भी 0 है, मतलब उसका साइज 0 है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो है उसका ना तो रोटेशन हो सकता है, भाई एक पॉइंट जो है, पॉइंट क्या रोटेट करेगा, पॉइंट का कोई रोटेशन नहीं होगा, है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो बहुत सिंपल हो जाता है, ना उसमें वाइब्रेशन, हालांकि एक पॉइंट तो हाँ लोग वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन अगर हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसका मोशन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा तो कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है सर, डायमेंशनलेस का क्या मतलब हो गया। आप कहोगे कि एक बस जा रही है तो बस का साइज 0 है, ऐसा कैसे, बस की तो लेंथ होती है ना। आप कहोगे कि सर हम तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है, उसका भी रेडियस मेजर कर सकते हैं, अब तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। तो इसका मतलब कैसे, पार्टिकल का मतलब क्या। देखिए पार्टिकल जो ये कंसेप्ट है ना, पार्टिकल कंसेप्ट ऑफ दिस, ये पार्टिकल का जो कंसेप्ट है, ये एक अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है, मान लीजिए आप एक बस में बैठे हो, अब बस की लेंथ जो है वो मान लीजिए 4 मीटर है, बस ने यहां से चलना शुरू किया और बस पॉइंट बी पर जाकर पहुंची, ठीक है। यहां से यहां तक बस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो करीब मान लीजिए 100 या 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल। तो आपसे कहा जाएगा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस, तो आप ये कहोगे कि भाई 120 किलोमीटर प्लस 4 मीटर, कि भाई बस का खुद की लेंथ 4 मीटर थी और यहाँ पे बस ने वो उसकी जो लेंथ है उतना डिस्टेंस और एक्स्ट्रा कवर किया। नहीं, क्यों भाई, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 120 इंटू 1000 मीटर और करोगे, है ना, उसमें फिर प्लस 4 करने से आप कहोगे इतनी बड़ी क्वांटिटी है, इसमें से तो 4 हटा भी दो सर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसको 120 ही रहने दो, हमारे लिए जो कैलकुलेशन वगैरह है वो इजी हो जाएगी। तो वही कंसेप्ट है पार्टिकल का। आपने क्या किया, जैसे ही आपने 4 मीटर को इग्नोर किया, बस आपके लिए क्या हो गई, 0 साइज की हो गई, बस को आपने डायमेंशन लेस मान लिया। अब आप ये देखिए कि अर्थ जो है वो इतना बड़ा रेडियस है, मतलब अर्थ जो है वो इतना बड़ा स्फीयर है कि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है ना, मतलब 6.4 इंटू 10⁶ मीटर लिख सकते हैं, इतना रेडियस है, अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है। लेकिन जब अर्थ का रिवॉल्यूशन देखें ना, इन द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो अर्थ को पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, अर्थ को पार्टिकल माना जा सकता है, मतलब आप अर्थ को एक 0 साइज का ऑब्जेक्ट मान सकते हो जिसकी लेंथ, विड्थ, हाइट 0 है। क्योंकि जो डिस्टेंस अर्थ ट्रेवल करती है ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड सन, या उससे भी छोटा डिस्टेंस मान लो, अर्थ और सन के बीच में जो मीन डिस्टेंस है
अर्थ के और सन के बीच में मान लो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये जो डिस्टेंस है ये अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ये मीन डिस्टेंस अर्थ के और सन के बीच में ये अर्थ के रेडियस से बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप उसको एनालिसिस को इजी बनाने के लिए अर्थ के साइज को इग्नोर ही कर दोगे। तो इवन अर्थ जैसा बड़ा ऑब्जेक्ट भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट माना जा सकता है ना। तो ये पार्टिकल जो है ये सिर्फ एक अजम्पशन है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ड्यूरिंग द मोशन, if the distance covered by the object during its motion is infinitely large as compared to its own size, then you can assume the object to be dimensionless or you can say object to be a particle। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट खुद जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपने मोशन में ना, जो डिस्टेंसेस आपको एनालाइज करने पड़ रहे हैं मोशन में, वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में। तो आप ऑब्जेक्ट के साइज को इग्नोर करके, नेग्लेक्ट करके उसको पार्टिकल मान लेंगे, उससे आपका एनालिसिस आसान होता है। तो ये कंसेप्ट है पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल जो है एक्चुअली कोई पार्टिकल जैसी कोई चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स हैज अ फाइनाइट साइज, बट in this limit that if the distance traveled by object is very much large as compared to its own size, we can consider object to be dimensionless। ना हम ऑब्जेक्ट को dimensionless या जीरो साइज ऑब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा अभी हम जितने भी ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, अभी मान लीजिए काइनेमेटिक्स में, तो आप ये मान के चलिए काइनेमेटिक्स में क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह में भी आगे हम जो पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, अभी हम पार्टिकल साइज के ऑब्जेक्ट को ही डिस्कस करें, है ना। फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट का डिस्कशन हमारा एक अलग चैप्टर रहेगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अगर ऑब्जेक्ट हमारा फाइनाइट साइज का है तो वो और क्या क्या मोशन परफॉर्म कर सकता है। अब अभी हम सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल साइज के ऑब्जेक्ट पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक पार्टिकल साइज का मतलब जीरो साइज का डायमेंशनलेस ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम इस यूनिवर्स में, इस स्पेस में एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट अस से दिस पॉइंट टू बी P, और ये P पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट की लोकेशन है। तो बताइए इस P पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट लोकेटेड है उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे आप ना। ज्योमेट्रिकली पोजीशन को, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप कैसे लोकेट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली, तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हमको लोकेट करना है ज्योमेट्रिकली तो हम क्या करेंगे, हम तीन डिस्टेंस डिफाइन करेंगे। तीन डिस्टेंस कौन कौन से, पहले तो उसकी पोजीशन की प्रोजेक्शन निकालेंगे एक्स एक्सिस पर। कैसे, जहां पर भी ऑब्जेक्ट लोकेटेड है उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। ओरिजिन से लेकर ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। इस डिस्टेंस को ये कह देंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट। ये उसकी पोजीशन की जो प्रोजेक्शन आएगी ना एक्स एक्सिस पर पूरे वेक्टर में। अब ये मत कहना कि प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, पूरे वेक्टर में हमने यही किया है वेक्टर एनालिसिस में, है ना। प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, पॉइंट पी की, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस पर, तो ये एक्स प्रोजेक्शन आएगी, प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, इसको कह देंगे एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरह से प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, उसको कह देंगे वाई कोऑर्डिनेट। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हालांकि ऑब्जेक्ट हमारा ये 3 डायमेंशनल स्पेस में लोकेटेड है, लेकिन क्योंकि ये तो जहां मैं ये बना रहा हूं वो तो प्लेन ही है, तो देखने पे आपको ये लगेगा कि अरे सर ने तो ये इसी प्लेन में बनाया है, इसका कोई जेड कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। लेकिन ये आप इस तरह से मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं है और ये पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर भी आएंगे ना, उसकी जो प्रोजेक्शन है वो जेड एक्सिस पर भी है। तो इस तरह से हम 3 कोऑर्डिनेट, ये हमारा मान लीजिए वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ओरिजिन से लेकर और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। वाई कोऑर्डिनेट मतलब जो इसका पोजीशन है, पोजीशन की प्रोजेक्शन वाई एक्सिस। तो इस तरह से हम 3 डिस्टेंस ये लोकेट कर सकते हैं, 3 डिस्टेंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ओरिजिन से
ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हमने एक्स एक्सिस पर जेड एक्सिस पर, तो ओरिजिन से लेकर और ये एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है उसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। इसी तरह ओरिजिन से लेकर और वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है ओरिजिन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक का जो डिस्टेंस है वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा एंड सेम जेड कोऑर्डिनेट। ये तीन कोऑर्डिनेट हमारे, ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट हमारे एक्चुअली पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? आप ओरिजिन पर हैं, जितना एक्स कोऑर्डिनेट है उतना डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए, चलिए जितना वाई कोऑर्डिनेट है उतना डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग चाहिए, और जितना जेड कोऑर्डिनेट है उतना डिस्टेंस जेड एक्सिस के अलोंग चाहिए। तो आप ऑब्जेक्ट उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन, ठीक है। और बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम पहले वेक्टर में कर चुके। मैंने बताया ना आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं जिसका टेल जो है ओरिजिन पर आएगी और जिसका हेड उस पॉइंट पर आएगा जहां पर ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, और ये वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अगर उस पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट x, y, z है जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, तो हम उसके पोजीशन वेक्टर को xi प्लस yj प्लस zk लिख सकते हैं, है ना। अगर किसी भी बच्चे को ये समझ में नहीं आता है तो वेक्टर एनालिसिस में जाकर पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक सेपरेट वीडियो मैंने डाला है, वहां पर जाकर देख ले इसको, ठीक है। ये जो लेंथ आएगी ना यहां से ओरिजिन से लेकर और ये जो पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है मतलब मॉड आर, ये लेंथ जो आएगी मॉड आर समझते हैं बच्चे कितना आएगा मॉड आर। अगर ये कंपोनेंट वेक्टर है एक्स आई कैप, क्या हो गया इसके पोजीशन वेक्टर की प्रोजेक्शन कंपोनेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई जे कैप क्या हो गया इस पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर इसकी प्रोजेक्शन वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड के कैप जेड एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट वेक्टर हो गया। तो मॉड आर कितना आएगा, मॉड आर आ जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है। चलिए ये सब बच्चे हमारे समझते ही हैं। अब देखिए, अब पोजीशन लोकेट कर ली हमने ऑब्जेक्ट की, पोजीशन कोऑर्डिनेट हमको पता चल गए x, y, z है पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पोजीशन हमने लोकेट कर ली। अब ऑब्जर्वर बताया मैंने, घड़ी पहन रखी ऑब्जर्वर ने, क्योंकि क्लॉक तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे एनालिसिस का, तो उसने घड़ी पहन रखी है, वो देखता है। यहाँ ऑब्जर्वर ओरिजिन पे बैठा हुआ ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज करी तो हमको कैसे पता चलेगा पोजीशन चेंज हुई, कैसे पता चलेगा कि मान लो अगर वो यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो उसकी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है ना वो बदलेगी। अगर ऑब्जेक्ट स्पेस में अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसकी जो प्रोजेक्शन आएगी ना पोजीशन की एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर वो बदलेगी। सिंपल सी बात है। इस पॉइंट की प्रोजेक्शन अलग आएंगी, किसी और पॉइंट की प्रोजेक्शन अलग आएंगी। ऑब्जेक्ट इस पॉइंट को छोड़ के किसी और पॉइंट पर जाता है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो कैसे बताएंगे कि हम ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है, हम उसके कोऑर्डिनेट्स को अपीयर करें, ऑब्जर्व करेंगे। इफ एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट, इफ एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख लीजिए ना, इसको पोजीशन कोऑर्डिनेट कहते हैं। इफ एनी ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट vary with respect to time, object will said to be in motion। अगर तीनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट, मान लीजिए ऐसा होता है कि भाई ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कर रहा है कि उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क ना पड़े, हो सकता है बिल्कुल, तो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। या ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए यहां मूव कर रहा है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है लेकिन जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है लेकिन जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ऐसा भी, तो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। या तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो तीनों में से कोई भी एक और कोऑर्डिनेट या दो कोऑर्डिनेट या तीनों कोऑर्डिनेट अगर चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग। और if the coordinates remain, position coordinates remains constant with time, अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ में चेंज नहीं होंगे ना, पोजीशन कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहते हैं विद टाइम, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो ये तरीका है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की
कि पहली बात तो पोजीशन को लोकेट करने का, फिर ये पता करने का कि वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करें। ठीक है बच्चों, चलिए ये वीडियो हम लोग यहीं रोकते हैं। बाकी का जो हमारा डिस्कशन है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे।